हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आई श्योर शॉट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 12 जनवरी। 12 जनवरी है यानी कि आज है आपका दिन, नेशनल यूथ डे है आज। और नेशनल यूथ डे आई होप आप सभी को पता होगा कि क्यों मनाया जाता है। नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। नेशनल यूथ डे मनाया जाता है हर साल 12 जनवरी को। और ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, तो 12 जनवरी को हर साल नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन पे हमारे स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है। तो स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। तो आज का आप लोगों का जो टास्क है वो मैं पहले ही बता दूं। आज आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको स्वामी विवेकानंद का ऐसा कौन सा कोट है जो सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है। क्योंकि देखो, नेशनल यूथ डे यूथ को इंस्पायर करने के लिए बनाया जाता है, और यूथ को सबसे ज्यादा इंस्पायर अगर किसी ने किया है इंडियन पर्सनैलिटीज में से, तो काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है स्वामी विवेकानंद जी का। तो मुझे आप लोग बताना कि आपको कौन सा उनका ऐसा कोट है जो सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है। ओके, तो आज का ये सेशन शुरू करते हैं। द हिंदू एनालिसिस करते हैं हम इस सेशन में, और बात करेंगे 11th एंड 12th जनवरी दोनों ही दिनों में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज में रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हैं, उन सभी को एनालाइज करेंगे इन डिटेल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज का जो बड़ा मुद्दा होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी इंडियन ब्रह्मोस, हेलिना एंड ध्रुवास्त्र। तो इंडिया के पास ये तीन बड़े हथियार आने वाले हैं। इंडिया का ब्रह्मोस, हेलिना और ध्रुवास्त्र, तीनों के तीनों इंडिजीनियस हैं, यानी कि पूरी तरह से इंडिया में बनाए जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि हमने कुछ देशों से इसके लिए हेल्प जरूर ली है, लेकिन इंडिजीनियस वेपन्स ये होने वाले हैं, और इंडिया इज गोइंग टू बी अ सुपर पावर इन डिफेंस सेक्टर बहुत जल्दी। सो द गेम इज गोइंग टू बिगिन। शुरुआत करेंगे इस पूरे सेशन की, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ 136 डेज बचे हैं आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स में। सो इट इज अ बिग अलर्ट, क्योंकि देखो, ये जो 136 डेज हैं ये कैसे चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए प्लीज टेक इट सीरियसली। एंड इसी के लिए, इसी में आपकी मदद करने के लिए हम यहाँ पे लेकर आए हैं लक्ष्य प्रोग्राम। ये लक्ष्य प्रोग्राम क्या है? इस लक्ष्य प्रोग्राम में हम आपको तैयारी कराएंगे पूरी तरह से यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स की। और आपको पता है कि जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम हैज अ लिंकेज विद करंट अफेयर्स। ओके, बहुत सारे जो क्वेश्चन आते हैं उनका करंट अफेयर से लिंकेज होता है, और इसीलिए टारगेटेड करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे प्रिपेयर करने वाले हैं थ्रू वीडियो लेक्चर्स, और साथ में यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स क्विज होगी, ज्योग्राफी मैपिंग सेशन होंगे, सब कुछ होगा in just rupees 23. So we wanted to create a revolution, we wanted to provide you affordable education, so that कोई भी पर्सन, कोई भी एस्पिरेंट सिर्फ पैसों की कमी के चक्कर में अपने ड्रीम से हाथ ना लपेटे, अपने ड्रीम को रियलाइज करने से वो रुक ना पाए। ओके, तो अगर आप इसमें अभी तक एनरोल नहीं हुए हो तो जल्दी एनरोल हो जाओ, क्योंकि इसकी फीस अब हम बढ़ाने वाले हैं। आप लोगों को सबसे पहले बता रही हूँ, अगर एनरोल होना चाहते हो तो आपको कमेंट सेक्शन में इसकी परचेज लिंक मिल जाएगी। और अगर कोई भी इशू आता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको वी विल असिस्ट, आवर टीम विल असिस्ट यू। एंड साथ में यहाँ पे ऊपर आपको एक वीडियो की लिंक आ रही होगी। अगर नहीं पता कि लक्ष्य प्रोग्राम क्या है तो डिटेल में जान सकते हो इस प्रोग्राम के बारे में थ्रू दिस वीडियो लिंक। ओके, बढ़ते हैं आगे। पहला आज का आर्टिकल, 2600 करोड़ इंसेंटिव फॉर बैंक्स टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स। पेपर 3 इकोनॉमी से ये टॉपिक है। यहाँ पे देखो, ऐसा हुआ है कि इंडिया में, आपको सभी को पता है, डीमोनेटाइजेशन के बाद से हमारा मेजर जो फोकस है दैट इज ऑन मेकिंग इंडिया अ कैशलेस या लेस कैश इकोनॉमी। ओके, और इसीलिए हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, डिजिटल लिटरेसी और डिजिटलाइजेशन की तरफ ओवरऑल बढ़ रहे हैं, डिजिटल इंक्लूजन हम करना चाह रहे हैं। और इसी के लिए यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने ये कहा है कि वो बैंक्स जो डिजिटलाइजेशन को, डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करेंगे, उनके लिए इन्होंने एक आउटले रखा है 2600 करोड़ रुपए का। ओके, और यहाँ पे ये 2600 करोड़ रुपए अलॉट किए जाएंगे इन बैंक्स को, जो भी यहाँ पे पेमेंट्स को प्रमोट करेंगे थ्रू रुपए कार्ड्स, यूपीआई एंड सो ऑन। तो बैंक्स को ये इंसेंटिव दिया जाएगा टू प्रमोट सच काइंड ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। This fund will be paid to the banks in the view of lack of merchant discount rate. मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है उसका यहाँ पे कमी हो जाती है, और उसके लिए यूपीआई एंड रुपए ट्रांजैक्शंस जो है उनको कॉम्पनसेट करने के लिए ये इंसेंटिव दिया जा रहा है। ओके, तो बेसिकली
डिजिटल, अगर हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो हमको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ने वाली है, और ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कोई कैसे बनाएगा जब तक फंड्स नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए कैबिनेट जो है, सरकार जो है, वो यहाँ पे ये फंड्स अलोकेट कर रही है कि यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो सो दैट डिजिटल पेमेंट्स को हम प्रमोट कर सके। यहाँ पे एक टर्म है ये MDR, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये क्या है ये जानना जरूरी है इकोनॉमी के लिए। लेकिन उससे पहले ये ग्राफ जरा देखो, इस तरह के ग्राफ्स को आपको नोट कर लेना चाहिए कहीं पे भी, सो दैट आप इसको मेंस के आंसर्स में कोट डाउन कर सको। तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 23% इन द डिजिटल पेमेंट्स। तो लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल 23% तक डिजिटल पेमेंट्स बढ़े हैं। ओके, तो ये बेसिकली डाटा है जिसको आप यूज कर सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट मर्चेंट डिस्काउंट रेट, MDR क्या है? देखो, इट इज अ कॉस्ट पेड बाय द मर्चेंट टू द बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर वाया डिजिटल मीन्स। तो ये क्या होता है, मतलब मान लो आप किसी शॉपकीपर के पास गए, आपने बोला मुझे पार्ले जी बिस्किट दे दो, और पार्ले जी बिस्किट के बदले आपने या तो कोई कार्ड के थ्रू या यूपीआई के थ्रू यहाँ पे कोई पेमेंट करी। अब उस पेमेंट को करने के लिए बैंक को कुछ असिस्टेंस देनी पड़ेगी इस शॉपकीपर को। तो शॉपकीपर जो है वो इस बैंक को एक पर्टिकुलर रेट, एक पर्टिकुलर डिस्काउंट रेट, एक पर्टिकुलर परसेंटेज ट्रांजैक्शन अमाउंट का पे करता है इन द फॉर्म ऑफ मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि बैंक ने मदद करी है शॉपकीपर की वो पेमेंट एक्सेप्ट करके डिजिटल तरीके से, इसीलिए जो शॉपकीपर है बैंक को कुछ अमाउंट पे करेगा, और ये अमाउंट क्या होगा? मर्चेंट डिस्काउंट रेट होगा, जो कि कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज होगा ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट। ओके, तो ये है पूरा MDR। प्रेजेंटली दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड QR बेस्ड ट्रांजैक्शन। तो QR बेस्ड ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। जो अमाउंट है दैट द मर्चेंट पेज फॉर एवरी ट्रांजेक्शन गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 स्टेक होल्डर्स। 3 स्टेक होल्डर्स हैं जो बेसिकली इस अमाउंट को शेयर करते हैं। पहला तो है वो बैंक जिसके कारण ट्रांजैक्शन हो पाया, दूसरा है वो वेंडर जिसने कि यहाँ पे POS मशीन इंस्टॉल करी थी, और तीसरा है कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर, जैसे मास्टर कार्ड हो गया, रुपए हो गया। तो जो पेमेंट गेटवे होता है ना, वो एक यहाँ, ये पेमेंट गेटवे एक पार्ट, एक शेयर लेता है। ओके, तो ये था अबाउट MDR, याद रखना क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल विच इज रिगार्डिंग गोदावरी एस्चुरी एंड कोरिंगा नेशनल पार्क। ओके, तो देखो बेसिकली आर्टिकल क्या है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। गोदावरी एस्चुरी हैज बिकम प्राइम हैबिटेट फॉर इंडियन स्किमर्स। तो गोदावरी एस्चुरी जो है ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, और ये एक प्राइम एंड सेफ हैबिटेट बन गया है इंडियन स्किमर्स के लिए। ये इस तरह के इंडियन स्किमर्स एक बर्ड होती है, ठीक है। इसका आप अगर बॉटनिकल नेम देखोगे, साइंटिफिक नेम, तो इसका नाम है राइनकॉप्स एल्बिकॉलिस। ओके, ये जो बर्ड है IUCN के हिसाब से, IUCN आप सभी को पता होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये IUCN के अंतर्गत हर स्पीशी को 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। मतलब कौन सी कैटेगरी में ये स्पीशी लाई करेगा, ये डिपेंड करेगा कि उसका कितना एक्सटिंक्शन रेट है, कितना इंडेंजर्ड एंड सो ऑन। तो उस हिसाब से ये जो इंडियन स्किमर्स हैं ये एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं। अभी रिसेंटली एशियन वाटर बर्ड सेंसस हो रहा है, और इसीलिए यहाँ पे इस पूरी गोदावरी एस्चुरी का थोड़ा सा यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि कौन कौन से बर्ड्स यहाँ पे हैं। तो देखने को मिल रहा है कि गोदावरी एस्चुरी जो है दैट हैज बिकम अ प्रीमियम प्राइम हैबिटेट फॉर इंडियन स्किमर्स। बात हो रही है यहाँ पे कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की, तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है दिस इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, और ये काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट है, पोर्ट सिटी है, उससे 18 किलोमीटर दूर है। डेल्टाइक ब्रांचेस पे पड़ता है गौतमी एंड गोदावरी रिवर्स के, ठीक है। तो काकीनाडा बे बनता है यहाँ पे गोदावरी रिवर और गौतमी रिवर के डेल्टाइक ब्रांचेस पे ये पड़ती है ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। इस सैंक्चुरी को गोदावरी एस्चुरी का पार्ट कहा जाता है। यहाँ पे एक्सटेंसिव मैंग्रोव फॉरेस्ट और ड्राई डिसीडियस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। पूरे इंडिया का जो सेकेंड लार्जेस्ट स्ट्रेच है मैंग्रोव फॉरेस्ट का, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड व्हाइट बैक्ड वल्चर देखने को मिलते हैं, लॉन्ग बिल्ड वल्चर देखने को मिलते हैं। और ये जो सैंक्चुरी है ना, यहाँ पे आपको कई सारी बर्ड्स भी देखने को मिलती हैं। ओके, कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज भी हैं, जैसे व्हाइट बैक्ड वल्चर की बात हमने करी ही। इसके अलावा ये सैंक्चुरी 18 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। जरा इसको मैप में दिखाऊं तो देखो, यहाँ पे ये होता है उड़ीसा और यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। ये पूरा जो रीजन है ना,
ये गोदावरी एस्चुरी बेसिन बनाता है। ओके। और यहाँ पे नीचे आप देखते हो आंध्र प्रदेश में ये है कोरेंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे। यहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल्स बड़े फेमस हैं और ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन भी है। और वैसे ही ये ऑलिव रिडली टर्टल्स भितरकनिका में भी आपको मिलते हैं। तो इन दोनों जगहों को याद रखना, भितरकनिका उड़ीसा में है और कोरेंगा आंध्र प्रदेश में है। ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट मुद्दे की तरफ। नेक्स्ट मुद्दा जो है हमारा दैट इज रिगार्डिंग एसटी पॉपुलेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को डिफाइन करने का जो क्राइटेरिया है दैट हैज गॉन ऑब्सोलीट, यानी कि बहुत पुराना तरीका है, बहुत पुराना क्राइटेरिया है जो आज भी हमारी सरकार, हमारा ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ये यूज कर रहा है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को डिफाइन करने के लिए। तो जो हमारा ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है वो जो क्राइटेरिया यूज कर रहा है आज के समय पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स को डिफाइन करने का, वो तरीका आया है लोकुर कमेटी के थ्रू। लोकुर कमेटी जो है ये 60 साल हो चुके हैं इस कमेटी को अपनी रिकमेंडेशंस दिए हुए। 60 साल पहले ये कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि भाई किस तरह से हमको शेड्यूल्ड ट्राइब्स को डिफाइन करना चाहिए, व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया। ओके। तो किस तरह से शेड्यूल्ड ट्राइब को डिफाइन किया जाएगा, किस तरह से इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं, वो तरीका बहुत पुराना हो गया। ये द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट निकाली और इसमें इन्होंने बोला कि जो ऑफिस है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का, उन्होंने ये बोला है कि एसटी लिस्ट जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट जो है, उसके अंदर कोई भी ट्राइब आएगी कि नहीं आएगी इसका अप्रूवल ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया लेते हैं विद द प्रोसीजर ऑफ शेड्यूलिंग ट्राइब्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि लोकुर कमेटी ने दिए थे। तो ये क्राइटेरिया जो है ये इसके ऊपर एक एडवाइजरी कमेटी भी बनी थी, ठीक है, और इसी कमेटी का नाम लोकुर कमेटी था 1965 में। ओके। और इसी के लिए यहाँ पे इसको कंसल्ट किया गया था। तो यहाँ पे क्राइटेरिया जो लोकुर कमेटी ने दिया कि कोई भी कम्युनिटी को आप शेड्यूल ट्राइब तक कब मानोगे, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया दिया उसमें पहला पॉइंट था कि इन ट्राइब्स में कुछ प्रिमिटिव ट्रेड्स होने चाहिए। प्रिमिटिव ट्रेड्स यानी कि कुछ ऐसे ट्रेड्स जो मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न लाइफ में, मॉडर्न वर्ल्ड में नहीं देखे जाते। दूसरा है कि डिस्टिंक्ट इनका कल्चर होना चाहिए। तीसरा है जोग्राफिकल आइसोलेशन होना चाहिए। चौथा है शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए, जिसमें कम्युनिटी जो लार्ज कम्युनिटी, मेन स्ट्रीम कम्युनिटी है उसके साथ आप शाइनेस का कॉन्टैक्ट रखो। और फिफ्थ होता है बैकवर्डनेस। तो ये 5 क्राइटेरियाज की बात करी किसने, लोकुर कमेटी ने। याद रखना लोकुर कमेटी ने कब आई थी, कमेटी 1965 में आई थी। ओके। और 60 साल से ज्यादा इसको हो चुके हैं। अभी भी हम यही सेम क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं शेड्यूल ट्राइब्स को डिफाइन करने के लिए। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट यहाँ पे शेड्यूलिंग किस तरह से कर रहा है इन ट्राइब्स की, इस बेसिस पे कर रहा है, लोकुर कमेटी की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे, इन पैरामीटर्स पे। लेकिन ये तरीका बहुत ऑब्सोलीट हो चुका है क्योंकि अभी देखो बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे आप बोल रहे हो कि यहाँ पे प्रिमिटिवनेस हो, तो प्रिमिटिवनेस का क्या मतलब है भाई, जो ट्राइब्स अगर प्रिमिटिव है भी या ट्राइब्स का कोई प्रिमिटिव कल्चर है भी तो उनके लिए वो प्रिमिटिव थोड़ी है। अगर आपको पता है कि आप जो कर रहे हो वो प्रिमिटिव है तो आप वो चीज करके नई चीज करना नहीं चालू कर दोगे। तो यहाँ पे आप वो चीज छोड़ दोगे अगर प्रिमिटिव लगेगी। लेकिन ये ट्राइब्स को थोड़ी ना लगता है कि इनका कल्चर प्रिमिटिव है या इनका रहन सहन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रिमिटिव है। तो ये प्रिमिटिव की क्या डेफिनेशन है, कैसे पता। दूसरा आप बोलो जोग्राफिकल आइसोलेशन। आजकल के जमाने में इतना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो गया है, हर जगह रोड निकल गए हैं, जंगलों में तक के घर बन गए हैं। यहाँ पे क्या जोग्राफिकल आइसोलेशन पॉसिबल है। तो ये क्राइटेरिया इस क्राइटेरिया के बेसिस पे कैसे हम किसी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे सकते हैं। ओके। यहाँ पे ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री जो है उन्होंने भी कई बार कोशिश करी कि यहाँ पे कुछ चेंजेस किए जाएं इस क्राइटेरिया में। 2014 में एक बार कोशिश हुई थी और यहाँ पे ड्राफ्ट भी बनाया गया था कि यहाँ पे इस शेड्यूलिंग के लिए अलग से क्राइटेरियाज बनाए जाए, लेकिन इस पे कुछ ज्यादा हो नहीं पाया। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रपोज्ड क्राइटेरिया है जो गवर्नमेंट कंसिडरेशन में अभी है उसमें सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की बात हो रही है, एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बात हो रही है, साथ में स्टेट की पॉपुलेशन क्या है, हिस्टोरिकल जोग्राफिकल आइसोलेशन था क्या, एंड सो ऑन, इन सब की बात हो रही है। किस तरह से कल्चर अलग है मैरिज में, सॉन्ग्स में, पेंटिंग्स में, इसकी बात अभी चल रही है। तो ये जो ड्राफ्ट कैबिनेट नोट है ये प्रपोज ऐसा करता है कि कम्युनिटीज विच हैव अडॉप्टेड द हिंदू वे ऑफ लाइफ विल नॉट बी इन एलिजिबल। अभी हम क्या बोलते हैं ना कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स अगर उन्होंने हिंदुइज्म धारण कर लिया है या हिंदुइज्म जैसे रिलीजन के बहुत क्लोज आ गई हैं तो ये बैकवर्ड नहीं रही, इनकी कोई शाइनेस नहीं रही, तो इसीलिए इस ट्राइब को हम एसटी में नहीं डालते थे, शेड्यूल्ड ट्राइब में नहीं डालते थे। लेकिन अभी जो नया कैबिनेट नोट आया है ना, उन्होंने बोला कि भाई हिंदुइज्म से कितना करीब है कि नहीं है उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि इसको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो ऑफिस है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का, इट सेज दैट इट कंटिन्यूज टू फॉलो द क्राइटेरिया ऑफ लोकुर कमिटी दैट वाज गिवन इन 1965। ओके। तो 1965 वाला लोकुर कमेटी वाला तरीका ही अभी हम अपना रहे हैं। तो 5 तरीके हैं जिनके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि कोई जो ट्राइब है उसको शेड्यूल ट्राइब में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए।
तो हमारे इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे भी कोई क्राइटेरिया नहीं देता कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग या कौन कौन सी ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आएंगी। इसका कोई क्राइटेरिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। सेंसस हुआ था 1931 का, तो उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो थी उसको टर्म दी गई थी बैकवर्ड ट्राइब की, ठीक है, लिविंग इन एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज। तो उस टाइम पे कोई टर्म ही नहीं थी ट्राइब की। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935। इस बार पहली बार बैकवर्ड ट्राइब्स जो थी, ट्राइबल पॉपुलेशन जो थी, उनको वोटिंग राइट्स दिए गए, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया प्रोविंशियल असेंबलीज में। ओके, इसके बाद देखो कुछ आर्टिकल्स हैं हमारे जो इससे रिलेटेड हैं। आर्टिकल 366 क्लॉज 25 है। ये बोलता है कि कैसे आप एसटीज को डिफाइन करोगे। तो एसटीज का मतलब है वो ट्राइब या ट्राइबल कम्युनिटीज जो कि यहाँ पे आर्टिकल 342 के अंतर्गत शेड्यूल ट्राइब के दर्जे में डाली गई हैं। आर्टिकल 342 बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है उसके पास पावर है किसी भी स्टेट में या किसी भी यूनियन टेरिटरी में गवर्नर की कंसल्टेशन के बाद किसी भी ट्राइब या ट्राइबल कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। फिफ्थ शेड्यूल बोलता है कि यहाँ पे अलग से प्रोविजंस आने चाहिए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड एसटीज। सिक्स शेड्यूल बोलता है कि यहाँ पे आसाम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन एरियाज में अलग से एडमिनिस्ट्रेशन को डील करना जरूरी है, ठीक है। तो आर्टिकल 366 क्लॉज 25, आर्टिकल 342 क्लॉज 1, फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल जो है दैट इज अबाउट यूएन। मुद्दा है यूएस बॉर्डर प्लान रिस्क अंडरमाइनिंग बेसिक ह्यूमन राइट्स। ये वाला जो मुद्दा है ना इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, आप लोगों को याद रखना है टाइटल 42। ये टाइटल 42 क्या है, क्वेश्चन प्रीलिम्स में सीधा पूछ सकते हैं। तो देखो ये टाइटल 42 यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है उन्होंने एक नया प्लान लाए हैं वो, और ये रूल के अंतर्गत लाए, टाइटल 42 रूल के अंतर्गत। इसमें ऐसा है कि अगर कोई भी यूएसए में माइग्रेट करके इलीगली माइग्रेट करके पहुंचता है तो उसका आव ना देखा जाएगा ना ताव देखा जाएगा, उसको सीधे के सीधे वापस भेज दिया जाएगा। इमीडिएटली उसको टर्न अवे कर दिया जाएगा और लोगों को जहां से वो आए हैं, जिस बॉर्डर से आए हैं, वहीं उसी बॉर्डर में वापस भेज दिया जाएगा, उसी के उसी वक्त। ठीक है, तो यूएन के जो यूएन राइट चीफ जो हैं उन्होंने वार्न किया है कि यूएस का जो ये बॉर्डर एनफोर्समेंट प्लान है ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जाता है। यहाँ पे ह्यूमन राइट क्या है, राइट टू सीक असाइलम जो है दैट इज अ ह्यूमन राइट। मतलब मान लो ये एक देश है एबीसी, अगर इसमें इस एक पर्सन को या इस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मारा पीटा जा रहा है, इनके अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो ये भाग के कहीं तो जाएंगे, है ना। अब भाग के मान लो इस देश में आए, डीएक्स वाले स्टेट में या कंट्री में आए, अब यहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए आए हैं, तो इनके पास हक है, इनका ह्यूमन राइट है कि असाइलम मांग सके, असाइलम ढूंढ सके। अब आप इनको आते ही वापस इधर भेज दोगे तो ये तो गलत है ना, ये तो राइट टू लाइफ के अगेंस्ट, राइट टू सीक असाइलम के अगेंस्ट हो गया। और यहाँ पे कोई भी पर्सन कहीं से भी आया हो, कुछ भी उसकी इमिग्रेशन स्टेटस हो, कैसे भी आया हो, आप उनको ऐसी स्थिति में वापस नहीं भेज सकते, ये कहता है ह्यूमन राइट। ओके, और यूएसए का जो ये टाइटल 42 रूल है, इसके अंतर्गत ये प्लान बना रहे हैं कि भाई कैसे अगर कोई भी हमारे देश में गलत तरीके से आता है, यूएस में गलत तरीके से आता है, तो उनका फास्ट ट्रैक एक्सपल्जन कैसे कर सकते हैं वापस के वापस, ये कैसे कर सकते हैं ये देखने को लिए। तो यहाँ पे वेनेजुएला, हैती, क्यूबा, निकारग्वा, यहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ पे माइग्रेट करके आते हैं यूएस में वहाँ की सिटीजनशिप पाने के लिए। तो इनको कहा गया कि भाई जैसे ही आओगे ना वैसे ही लौटा दिए जाओगे, तो बेटर है कि मत आओ। ओके, ये जो मेजर्स हैं दिस अपीयर टू बी एट वेरिएंस विद द प्रोहिबिशन ऑफ कलेक्टिव एक्सपल्जन। ओके, तो यहाँ पे आप कलेक्टिवली किसी को एक्सपेल नहीं कर सकते और ना ही आप इनको, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट के भी अगेंस्ट ही जाता है। ये प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट ये कहता है कि कोई भी पर्सन अगर उसको अपने ओरिजिन वाले देश में किसी भी तरह का जान का खतरा है, उसको टॉर्चर सहना पड़ रहा है, क्रूएलिटी सहनी पड़ रही है, इनह्यूमन ट्रीटमेंट या डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट या पनिशमेंट सहना पड़ रहा है, तो वो दूसरे देश में अगर जा रहा है भागते हुए अपनी जान बचाते हुए, तो दूसरा देश उसको वापस पुराने देश में ना भेजे जहाँ पे उसके साथ ये सब हो रहा था। तो नॉन रिफॉल्वमेंट वाली ट्रीटी जो है, ये नॉन रिफॉल्वमेंट वाला प्रिंसिपल जो है वो ये गारंटी करता है दैट नो वन शुड बी रिटर्न्ड टू अ कंट्री वेयर दे वुड फेस टॉर्चर, क्रूएल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग पनिशमेंट और ट्रीटमेंट। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल अबाउट टाइटल 42। तो यूएस जो है इन्होंने बोला है कि कोविड 19 के बाद जो रिस्ट्रिक्शन है वो बढ़ाएंगे, टाइटल 42 इसका नाम है, और ये बोला गया है कि जो भी माइग्रेंट्स निकारागुआ, क्यूबा, हैती से आ रहे हैं यूएस मेक्सिको बॉर्डर क्रॉस करके, उन सभी को वापस की वापस भेजेंगे, कोई जरूरत नहीं इनको असाइलम देने की। ठीक है, जब कोविड 19 पैंडेमिक आया था
तो यूएस हेल्थ अथॉरिटीज ने टाइटल 42 नाम से रूल निकाल दिया था कि कोई भी यहाँ पे टू अलाउ द बॉर्डर एजेंट्स टू रैपिडली सेंड माइग्रेंट्स, ठीक है, तो जो भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनको वापस वापस तुरंत भेजते जाओ, इसका ये रूल निकाल दिया था। सारे जो माइग्रेंट ऑफिशियल हैं उनको ये चेतावनी दे दी गई थी, उनको ये ऑर्डर दे दिया गया था कि जो भी माइग्रेंट आपको दिखते हैं मेक्सिको से आ रहे हैं उनको तुरंत के तुरंत वापस भेजो। मेक्सिको जो है इसने इनिशियली कुछ रिटर्न तो लिए कुछ नेशनैलिटीज को, लेकिन अपने सिटीजन्स को यहाँ पे इन्होंने वापस लिया, कई सारे और सिटीजन्स जो थे उनको छोड़ दिया, ठीक है। इसके अलावा ये जो एक्सपल्जन है ये वेनेजुएला तक एक्सपांड हुआ, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कह दिया दैट इट वुड स्टार्ट एक्सपेलिंग क्यूबन्स, निकारागुएंस एंड हैतियंस बैक टू मेक्सिको अंडर टाइटल 42। तो टाइटल 42 के अंतर्गत ये बोला कि तुम कहीं से भी आओ कोई मतलब नहीं, हम वापस भेज देंगे तुमको, ओके। यही है टाइटल 42। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट इशू जो है दैट इज अबाउट डीएसी गिव्स नॉट टू परचेज इंडिजिनियस डिफेंस सिस्टम। इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, कल का आर्टिकल है ये 11 तारीख का। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को जो हेड करते हैं वो डिफेंस मिनिस्टर हेड करते हैं, राजनाथ सिंह जी जो हैं वो हेड करते हैं। तो राजनाथ सिंह जी ने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के अंतर्गत अप्रूवल दे दिया है किसको, कुछ वेपन्स को, कुछ इंडिजिनियस डिफेंस सिस्टम्स को परचेज करने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को अप्रूव कर दिया है, अकॉर्ड कर दिया है तीन कैपिटल एक्विजिशन करने के लिए, और इसके लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए का प्रपोजल पास किया गया है। तीन चीजें इसमें आने वाली है, एक तो आने वाला है हेलिना। हेलिना क्या है, हेलिना का मतलब है हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग। नाग मिसाइल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, है ना। नाग मिसाइल क्या है, जो इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया था, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हमारे अब्दुल कलाम जी ने बनाया था। इसमें 5 मिसाइल्स की बात थी, ठीक है, जिसमें हमने बात करी थी पृथ्वी की, आग की, पृथ्वी हो गया, आकाश हो गया, अग्नि था, पृथ्वी, अग्नि, नाग, त्रिशूल और आकाश। ये जो थी 5 मिसाइल्स थी, इसमें से जो नाग थी ये तब बनी थी सिर्फ आर्मी के लिए। हेलिना जो है ना, हेलिना वो नाग का ही एयरफोर्स वर्जन है, ठीक है, एयरफोर्स वर्जन है हेलिना। इसके अलावा यहाँ पे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल थी, ये नाग जो थी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल थी। इसके साथ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी आने वाला है। साथ में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का जो लॉन्चर्स हैं और फायर कंट्रोल सिस्टम है नेवल शिप्स के लिए, इनको भी हम यहाँ पे खरीदने वाले हैं। ये सब कुछ इंडिजीनियस डिजाइन है और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी इंडिजीनियस है। हेलिना की बात करें, हेलिना और ध्रुवास्त्र जो है ये डीआरडीओ ने डेवलप करे हैं, थर्ड जनरेशन लॉक ऑन बिफोर लॉन्च फायर एंड फॉरगेट एटीजीएम। एटीजीएम यानी कि क्या है, एटीजीएम का मतलब है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये। अब देखो यहाँ पे जो नाग था ना, नाग था आर्मी के लिए, हेलिना जो है दैट इज फॉर एयरफोर्स, और ध्रुवास्त्र जो है ये ध्रुवास्त्र भी एयरफोर्स के लिए है, ठीक है। तो ध्रुवास्त्र एयरफोर्स के लिए, हेलिना भी एयरफोर्स, और इसको आर्मी भी यूज कर सकती है। तो नाग वाज द बेसिक वन जो जमीन पे चलता है, हेलिना जो है ये एयरफोर्स यूज कर सकती है, आर्मी यूज कर सकती है, हेलीकॉप्टर असिस्टेड होता है, और ध्रुवास्त्र है जो कंप्लीटली एयरफोर्स वेरिएंट है, ओके। तो ये कुछ हमारी बात होने वाली। इसके अलावा ब्रह्मोस भी, यहाँ पे ब्रह्मोस के लिए जो लॉन्चर्स हैं और ब्रह्मोस के लिए जो फायर कंट्रोल सिस्टम है वो भी यहाँ पे खरीदने की बात चल रही है। और इस ये जब हो जाएगा तो इसके बाद इंडिया को कोई नहीं रोक पाएगा, काफी अच्छा कर रहा है इंडिया डिफेंस सेक्टर में। बात कर लेते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की, क्योंकि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने ही अप्रूवल दिया है तो इसके ऊपर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इंडिया में डिफेंस सेक्टर के लिए। डिफेंस मिनिस्ट्री में इसी के बेसिस पे नई पॉलिसीज बनाई जाती है, कैपिटल एक्विजिशन किया जाता है तीनों सर्विसेज के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। किसी को भी कुछ भी चाहिए, कोई भी वेपन चाहिए, इंडियन कोस्ट गार्ड को भी कोई भी वेपन चाहिए, तो वो जाते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास और इनको बोलते हैं कि सर हमको ये वाला वेपन दिला दो। किसी को भी कुछ भी चाहिए तो वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास जाता है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, याद रखना, कोई सेक्रेटरी इसका चेयरमैन नहीं है, डायरेक्टली डिफेंस मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, ओके। और ये जो था ये बनाया गया था कारगिल वॉर के बाद। कारगिल वॉर 1999 में हुआ और ये देखा गया कि भाई कारगिल वॉर हम जीत तो गए, लेकिन इसमें ये देखा गया कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, कोई कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है ही नहीं। और इसीलिए इसी कारगिल कमेटी, कारगिल वॉर के बाद एक कारगिल कमेटी बनाई गई थी, रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम। इन्हीं में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने रिकमेंड किया कि भाई एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होनी चाहिए, और इसीलिए ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बनाई गई जिसके हेड होते हैं डिफेंस मिनिस्टर, ओके। बढ़ते हैं आगे, ध्रुवास्त्र की बात करें तो ध्रुवास्त्र हेलीकॉप्टर वेरिएंट है हेलिना का, ठीक है, और ये इंडियन एयरफोर्स यूज करने वाला है। हेलिना जो है थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर पे इसको माउंट किया जाएगा। पर्पज यही है ध्रुवास्त्र मिसाइल का कि इसको कभी भी एनिमी बैटल टैंक्स के ऊपर आप
फेंक सकते हो, दाग सकते हो। ब्रह्मोस की बात कर लें, ब्रह्मोस जो है ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, फ्लाइट टेस्टेड है, सुखोई MK-30 पे भी ये ट्रैवल कर सकती है। और यहाँ पे जो मिसाइल है ये लैंड, सी और एयर कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है टैक्टिकल वे में। ये काम करती है मल्टीपल प्लेटफॉर्म में, जैसे मैंने बताया ना, लैंड, सी और एयर, कहीं से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। फायर एंड फॉरगेट के प्रिंसिपल पे चलती है, एक बार आपने इसको फायर कर दिया तो अब जो निशाना है ना उस पे मार के ही ये वापस लौटेगी। ओके। लॉन्ग फ्लाइट रेंज होती है इसकी, काफी अच्छी ट्रेजेक्टरीज होती है, रडार सिग्नेचर बहुत कम होता है, रडार की पकड़ में नहीं आती। शॉर्ट फ्लाइट टाइम्स होते हैं इसके, ठीक है। इसके अलावा एक्यूरेसी बहुत स्ट्रांग है, लिथल पावर बहुत स्ट्रांग है। ओके। अगर आप इसको बाकी स्टेट ऑफ आर्ट सबसोनिक क्रूज मिसाइल से कंपेयर करोगे तो ब्रह्मोस की वेलोसिटी 3 गुना ज्यादा है, ब्रह्मोस की फ्लाइट रेंज ज्यादा है, ब्रह्मोस की रेंज ज्यादा है, सीकर रेंज ज्यादा है और काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है। ओके। बात करते हैं आगे नेक्स्ट इशू की। युगांडा डिक्लेयर्स एंड टू एबोला आउटब्रेक विच क्लेम्स 55 लाइव्स। तो 55 लाइव्स यहाँ पे युगांडा में एबोला ने ले ली है, और उसके बाद अब एबोला के ऊपर थोड़ा सा केटर कर पाई है यहाँ युगांडा की सरकार। तो यहाँ पे दिस टॉपिक इज बेसिकली रिलेटेड टू हेल्थ। ओके। हेल्थ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो देखो ये एबोला डिसीज जो है, एबोला वायरस डिसीज क्या है, ये एक हेमोरहेजिक फीवर है। हेमोरहेजिक फीवर है ये, एक डेडली डिसीज है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बार बार आउटब्रेक दिखाता है। पहली बार इसको डिस्कवर 1976 में एबोला रिवर के आसपास किया गया था, जो कि DR कॉन्गो में है। ओके। यहाँ पे क्या होता है, ये मोस्टली अफेक्ट करता है लोगों को, पीपल को और नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स को, ठीक है। ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये वायरस बेस्ड चीज है ना, और इसका वायरस होता है लोगों में, ट्रांसमिटेड टू पीपल फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड एनिमल से लोगों में आता है और फिर धीरे धीरे करके ह्यूमन पॉपुलेशन में फैलता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका हो सकता है। एवरेज अगर आप देखोगे एबोला वायरस डिसीज में फैटेलिटी रेट जो है, मतलब डेथ के चांसेस 50% के आसपास रहते हैं, ठीक है, विच इज वेरी हाई। प्रिवेंशन इसका, तो कम्युनिटी इंगेजमेंट जो है दैट इज द की टू सक्सेसफुली कंट्रोल आउटब्रेक। गुड आउटब्रेक कंट्रोल जो होता है उसमें क्या होता है, केस बाय केस मैनेजमेंट होना चाहिए, सर्विलेंस होना चाहिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए, गुड लेबोरेटरी होनी चाहिए, सर्विसेज होनी चाहिए और सोशल मोबिलाइजेशन की जरूरत है। ट्रीटमेंट इसका हो सकता है रिहाइड्रेशन के थ्रू, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसको दिया जा सकता है, जैसे जो सिम्टम्स आ रहे हैं उस बेसिस पे इसका ट्रीटमेंट हो। कोई एक लाइसेंस्ड ट्रीटमेंट इसका प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ कई सारी इसके लिए दवाइयां हैं जो सिम्टम बेसिस पे आप दे सकते हो। ओके। बात करते हैं नेक्स्ट मुद्दे की, जो कि है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में, ये भी कल का ही मुद्दा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आपस में लड़ पड़े हैं। क्यों लड़ पड़े हैं, क्या इश्यूज हैं, बात करते हैं इसकी। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये आपको पता होगा आई होप कि आंध्र प्रदेश ही था पहले, तेलंगाना बहुत बाद में बना। लेकिन तेलंगाना को बने हुए, मतलब ये 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुए थे। मुद्दा था कि भाई तेलंगाना वालों को लग रहा था कि हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो हमें अलग से स्टेट बना दो। तो यहाँ पर 2014 में अलग स्टेट बना दिया गया, ठीक है। अलग स्टेट बना और इसको 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में कुछ असेट्स को लेकर लड़ाई है कि किसकी क्या चीज किसकी होगी, कौन सा इंस्टीट्यूशन किसका होगा, इसको लेकर बहुत लड़ाई है। इन दोनों का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और अब इन्होंने बोला है कि भाई हमको हमारे असेट्स जो हैं, असेट्स एंड लाइबिलिटीज का रीजनेबल और इक्विटेबल प्रपोर्शन आपको करना चाहिए, अप्रोप्रिएशन करना चाहिए। तो देखो ये असेट्स की बात करें अगर, तो असेट्स क्या है, 91 इंस्टीट्यूशन है। देखो ये जो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया ना, इसमें दो शेड्यूल हैं, दो शेड्यूल याद रखना। एक तो है शेड्यूल 9 और एक है शेड्यूल 10। शेड्यूल 9 के अंतर्गत 91 इंस्टीट्यूशन आते हैं, शेड्यूल 10 के अंतर्गत 142 इंस्टीट्यूशन आते हैं और इसके अलावा 12 इंस्टीट्यूशन और अलग हैं। अब ये इंस्टीट्यूशंस का कैसे डिवीजन होना चाहिए उसके ऊपर पूरा मुद्दा यहाँ पे अटका हुआ है। आंध्र प्रदेश बोल रहा है मेरे हिस्से में आएंगे, तेलंगाना बोल रहा है मेरे हिस्से में आएंगे। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है, इन्होंने क्या किया, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जो रिकमेंडेशंस, जब ये आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ रहा था उस टाइम पे एक कमेटी बनाई गई थी यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के बाइफर्केशन के लिए, जिसका नाम था शीला भिड़े कमेटी। शीला भिड़े कमेटी, ठीक है। ये शीला भिड़े कमेटी जो है, इनका यहाँ पे काम था कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में ये डिवीजन करें इन इंस्टीट्यूशंस का। ओके। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश मान भी गया था सारे मुद्दों को लेकर, क्योंकि ये जो 91 इंस्टीट्यूशन थे ना शेड्यूल 9 में, उसमें से 89 इंस्टीट्यूशन जो हैं इनका यहाँ पे डिवीजन शीला भिड़े कमेटी ने रिकमेंड किया था। और इनका कहना ये था, शीला भिड़े कमेटी का, कि जिस इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर जहाँ पे है ना,
उस बेसिस पे असेट मैनेजमेंट होगा। यानी कि कोई भी एक ABC या XYZ इंस्टीट्यूशन है, अगर इसका हेडक्वार्टर तेलंगाना में है तो ये तेलंगाना के पास जाएगा, अगर ये इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे आंध्र प्रदेश के पास है तो आंध्र प्रदेश में जाएगा। तो इस तरह से एक्सपर्ट कमेटी ने इसका डिसीजन किया था। इन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि जो असेट्स का डिवीजन है दैट वुड बी बेस्ड अपॉन हेडक्वार्टर असेट्स। ओके, तो हेडक्वार्टर जिसका कहाँ है उस बेसिस पे यहाँ पे होगा। लेकिन तेलंगाना को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि ज्यादातर जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस थे वो बेस्ड तो तेलंगाना के रीजन में थे, लेकिन उनके हेडक्वार्टर आंध्र प्रदेश वाले रीजन में थे। तो तेलंगाना ने बोला कि ये क्या बात हुई भाई, यहाँ पे अगर आपको डिवाइड करना है तो ऐसे करो ना कि जो इंस्टीट्यूशन का मेजर रोल कहाँ पे है, मेजर ऑपरेशनल एरिया कहाँ पे है, कौन सा लोकल एरिया है जहाँ से वो बिलोंग करता है, तो अगर आपको बात करनी है ऐसे करो। आप हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर क्या खेल रहे हो। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई हम फर्म है कि जो असेट्स बाहर लोकेटेड है, मतलब जो ऐसे असेट्स हैं जिनका मान लो जिनकी लोकेशन जो है, टोटल लोकेशन या ऑपरेशनल एरिया जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, अगर वो तेलंगाना में है तो उसको तेलंगाना में रहने दो, उस इंस्टीट्यूशन को अगर वो आंध्र प्रदेश में तो उसको आंध्र प्रदेश में रहने दो। ये कहा तेलंगाना ने। दूसरा बोला कि अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका हेडक्वार्टर बाहर ही है, ना आंध्र प्रदेश में है ना तेलंगाना में, जैसे मान लो न्यू दिल्ली में है, तो उसको पॉपुलेशन के बेसिस पे हमको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए। तो ये कहना है तेलंगाना का। लेकिन आंध्र प्रदेश बोल रहा है कि जो भी शीला भिड़े कमेटी बोल के गई है जिसमें ज्यादातर इंस्टीट्यूशन उसके पास आ रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश प्रदेश बोल रहा है हमको तो ये मानना है। तो एक्ट जो है यहाँ पे, ये जो पूरा एक्ट है आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसमें एक अच्छी चीज ये है कि इसमें यूनियन गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की इजाजत है। तो यहाँ पे जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है वो इसके लिए इन दोनों ये स्टेट्स के बीच में जो इश्यूज है उनको सेटल करने के लिए काम ऑलरेडी करना स्टार्ट कर चुकी है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में क्या क्या इशू है। मूविंग फॉरवर्ड टू एन एडिटोरियल ऑफ टुडे। ये एडिटोरियल जो है दिस इज अगेन रिलेटेड टू पेपर 2 हेल्थ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, द हिंदू का आर्टिकल है रिड्यूसिंग प्री टर्म बर्थ्स एंड स्टिल बर्थ्स। तो इसके ऊपर पूरा आर्टिकल है। देखो नेल्सन मंडेला जो है उनका एक कोट स्टार्टिंग में देते हैं ऑथर, और बोलते हैं कि कोई भी सोसाइटी का अगर आपको ये देखना है कि कितना स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, कितनी डेवलप्ड सोसाइटी, तो ये देखो कि वो सोसाइटी अपने बच्चों को, अपने चिल्ड्रन को कैसे ट्रीट करती है। ठीक है, यहाँ पे दो ग्लोबल रिपोर्ट्स आई हैं, एक आई है चाइल्ड मोर्टेलिटी के ऊपर और दूसरी आई है स्टिल बर्थ्स के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे ये देखने को मिला कि जो चाइल्ड मोर्टेलिटी वाली रिपोर्ट थी उसमें यूएन की जो एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन, ये जो एजेंसी है इन्होंने एस्टिमेट किया, ग्लोबली एस्टिमेट किया, तो 5 मिलियन चिल्ड्रन की डेथ हो जाती है उनके 5 साल के होने से पहले ही। ये 2021 का डाटा है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 5 मिलियन मतलब कितने हुए बताओ भाई, 5 मिलियन मतलब 50 लाख, है ना। मतलब कि हर साल लगभग 50 लाख बच्चे ऐसे होते हैं पूरे वर्ल्ड में जो 5 साल के नहीं हुए, उससे पहले उनकी डेथ हो गई। इसमें अगर इंडिया का शेयर हम देखें तो इंडिया में यही मोर्टेलिटी जो है वो 7 लाख से ज्यादा बच्चे जो हैं, 7 लाख 9,000 ऐसे बच्चे हैं जिनकी अंडर 5 डेथ हो रही है। ठीक है, मतलब 50 लाख टोटल वर्ल्ड में है, जिसमें से 7 लाख से भी ऊपर बच्चे जो हैं वो इंडिया में हैं। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, और यहाँ पे इंटर स्टेट वेरिएशन भी बहुत है। मतलब अगर केरला में एक बच्चे की ऐसे डेथ हो रही है तो मध्य प्रदेश में इसी का आप देखोगे 6 टाइम्स यहाँ पे डेथ्स हो रही हैं। मतलब अगर केरला में एक बच्चा ऐसा है जिसकी 5 साल से पहले ही डेथ हो जा रही है, मध्य प्रदेश में ऐसे बच्चे 6 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर स्टेट वेरिएशन भी बहुत है, रूरल अर्बन वेरिएशन भी बहुत है, रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा इस तरह का मोर्टेलिटी रेट हुआ करता है। लेकिन यहाँ पे दो चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज मेजरली ये है कि वो बच्चे जो बहुत जल्दी समय के पहले बर्थ ले लेते हैं, बॉर्न टू अर्ली वाले जो बच्चे होते हैं, जिनको हम कहते हैं यहाँ पे प्री टर्म बेबीज। प्री टर्म बेबीज वो होते हैं जो 37 वीक्स पूरे होने के पहले ही जन्म ले लेते हैं। ठीक है, अभी जो 37 वीक से पहले ही जन्म ले लेते हैं ना, इनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि ये ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए। ठीक है, हो सकता है कि इनकी ज्यादा जो सर्वाइवल रेट है वो कम हो इनका, इन प्री टर्म बेबीज का। ठीक है, तो हर ग्लोबली अगर आप देखोगे हर 10 में से 1 बच्चा प्री टर्म बेबी होता है, लेकिन इंडिया में आप देखोगे हर 6 या 7 बच्चों में से 1 बच्चा प्री टर्म बेबी होता है। और इसीलिए जो हायर बर्डन है प्री टर्म बेबीज का वो इंडिया में लाई करता है। सेकंड चैलेंज है स्टिल बर्ड्स का, यानी कि प्री टर्म बेबी क्या हुआ कि जो समय से पहले जिस बच्चे ने जन्म ले लिया था, या लाइक 37 वीक्स के पहले ही जन्म ले लिया। एक होता है स्टिल बर्थ।
स्टिल बर्थ क्या होता है? स्टिल बर्थ मतलब ऐसा बच्चा जन्म लिया है, ऐसे बच्चे ने जन्म लिया है जो कि ऑलरेडी मरा हुआ है, ठीक है, जो जिंदा नहीं है। तो इसकी अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन देखोगे तो ये वो बच्चा है जो 22 वीक्स तक, प्रेगनेंसी के 22 वीक्स तक सब सही था, लेकिन आफ्टर 22 वीक्स ये कभी भी किसी भी मोमेंट पे ये डाई कर गया, ठीक है, यानी कि इसकी डेथ हो गई। ऐसा बच्चा ड्यूरिंग द बर्थ जो डेड पैदा हुआ हो या 22 वीक्स के बाद कभी भी वो डेड हो जाए तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी स्टिल बर्थ। ओके, तो यहाँ पे जो रेट्स हैं और जो नंबर्स हैं प्री टर्म बर्थ और स्टिल बर्थ के, वो बहुत ज्यादा हाई हैं इंडिया में। ओके, और इसका मेजर रीजन क्या है? वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ प्री टर्म बर्थ एंड स्टिल बर्थ क्या है? कि हम अभी भी अपने जो डाटा है, डाटा सिस्टम पे उतना ध्यान दे ही नहीं रहे। ठीक है, कुछ सॉल्यूशन है, जैसे कि मेजोरिटी स्टिल बर्थ या प्रीटर्म बेबीज जो हैं, ये आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो कुछ प्रूवन इंटरवेंशन से, जैसे कि हेल्थ क्वालिटी वगैरह इंप्रूव करके, फोकस यहाँ पे फैमिली प्लानिंग सर्विसेज पे करके, एंटी पार्टम सर्विसेज देके, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे फोकस करके, फॉलिक एसिड, आयरन फॉलिक एसिड की यहाँ पे गोलियां देकर, हेल्दी डाइट इंश्योर करके, रिस्क फैक्टर्स को कम करके, न्यूट्रिशन देकर। तो ये जो मेजर्स हैं इनके थ्रू आप प्रिवेंट कर सकते हो इस तरह की चीजें, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, यहाँ पे इन्फेक्शन होते हैं। इसके कारण भी ये इस तरह की प्रॉब्लम स्टिल बर्थ और यहाँ पे प्री टर्म बर्थ यहाँ पे होने को दिखते हैं। ओके, अच्छा, इसके अलावा जो हाफ ऑफ द स्टिल बर्थ होते हैं ना, जो ऐसे बच्चे जो मरे हुए पैदा हो रहे हैं, उनका एक मेजर रीजन है डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे जो मदर है उसको प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिल रही, एंटी पार्टम कॉजेज हो सकते हैं, ड्यूरिंग द डिलीवरी कॉजेज भी हो सकते हैं। तो लेबर को प्रॉपरली मॉनिटर नहीं किया जा रहा है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं हुई है, और ऐसे टाइम पे भी ऐसा हो सकता है कि स्टिल बर्थ हो। तो मैटरनल एंड पेरिनेटल डेथ जो है, ये यहाँ पे हमको दिखाती है कि वी शुड फॉलो द गाइडलाइंस। ठीक है, जो गाइडलाइंस हमको दी गई है वो फॉलो करके ही यहाँ पे ये बर्थ का जो डिलीवरी वगैरह सिस्टम है वो होना चाहिए। साथ में सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में आना चाहिए, पॉलिसी मेकर्स को साथ में आना चाहिए। अब देखो, यूनियन बजट आने वाला है 1 फरवरी को, और बात निकली है 1 फरवरी की, तो आप लोगों को बता दूं कि बी वेरी 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 एक्साइटेड फॉर दिस, क्योंकि इस बार बजट सेशन हम करेंगे लाइव डिस्कस। ओके, और इस बार पिछली बार से ज्यादा मजा आने वाला है। 25 से हम कोशिश करेंगे कि बजट की टर्म्स को लेना स्टार्ट करेंगे, और 1 तारीख को बजट आएगा, तो 31 तो नहीं, 28 फरवरी को हमारा जनरली इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो देखेंगे कि क्या इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है, और उसको भी फटाफट से एनालाइज जरूर करेंगे। ओके, ऑलराइट, तो स्टिल बर्थ एंड प्री टर्म बर्थ जो है, ये यहाँ पे इनके लिए भी इस बजट में कुछ एलोकेशन हो, इसकी कोशिशें रहनी चाहिए सरकार की। और यहाँ पे हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी 2017 में, बोला गया था कि 2.5% जीडीपी का हमें हेल्थ में खर्चा करना चाहिए। अभी हम 1.5% पे भी नहीं है, तो हमें इसको बढ़ाना चाहिए, जीडीपी को बढ़ाना, जीडीपी के खर्चे को बढ़ाना चाहिए हेल्थ सेक्टर में। और यहाँ पे जो कई सारे रीजन हमने देखे, ऐसे कॉजेज जो प्रिवेंटेबल हैं, जो हमारी मोर्टेलिटी रेट को कम कर सकते हैं, इन सब कॉजेज की तरफ हमको ध्यान देना चाहिए कि कैसे इसको एड्रेस करें। ओके, ये था पूरा आर्टिकल। एंड अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हो तो इन सभी मीडियम से कनेक्ट कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है, इसे जरूर से ज्वाइन करना, क्योंकि इसको ज्वाइन करोगे तभी आपको आएगा मजा, क्योंकि यहाँ पे हम लेक्चर्स की पीडीएफ पोस्ट करते हैं, कई बार कुछ क्विजेस पोस्ट करते हैं, और जो भी अपडेट्स होती है वो यहीं पोस्ट होती है सबसे पहले। कोई क्वेरी हो तो यहाँ पे मेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। साथ में इंस्टाग्राम फॉलो करना मत भूलना, 1K की फैमिली हो गई हमारी, ठीक है, तो 1K की फैमिली आज ही हुई है, और उसी के लिए आप लोगों का सपोर्ट और लगेगा मुझे, तो इसको ज़रूर ज्वाइन करना। एंड अगर आप चाहते हो लक्ष्य प्रोग्राम में एनरोल करना, तो ये वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाकर चेकआउट कर सकते हो और एनरोल कर सकते हो। ओके, एंड इफ यू वांट टू क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन अ श्योर शॉर्ट मैनर, देन यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो वीडियो को, और कॉमेंट करना मत भूलना आज का जो क्वेश्चन शुरुआत में पूछा था। ओके, तो दैट वॉज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।